वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉइस लेक्चर 4 कंसेप्ट विद एग्जांपल्स। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। सेंटेंस को किसी भी तरीके से बोला या लिखा जाए तो इसमें दो प्रकार हो सकते हैं, या तो हम कर्ता प्रधान वाक्य बनाते हैं या फिर कर्म प्रधान वाक्य बनाते हैं। जो कर्म प्रधान वाक्य होता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जो कर्ता प्रधान वाक्य से ट्रांसफर करके चेंज करके कर्म प्रधान वाक्य होता है उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव एक्टिव वॉइस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बेसिक थोड़ा सा आइडिया आपको दिया। और अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, कंसेप्ट विद एग्जांपल्स। चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। टेंसेस के अनुसार सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें 8 रूल इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th रूल। 9th रूल क्या कहता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नो पैसिव इज रिक्वायर्ड इन जनरल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इनका पैसिव रिक्वायर्ड नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड का मतलब है इनके पैसिव को बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एग्जामिनेशंस के पेपर में नहीं के बराबर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए इसके क्वेश्चंस को बताने की आवश्यकता नहीं है इसके पैसिव को। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका पैसिव बन सकता है बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। दैट मीन्स कि ये एप्लीकेबल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जितने भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इनके पैसिव का क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स लगाने पड़ते हैं मेन वर्ब्स के साथ। एक्स्ट्रा वर्ब्स को लगाने की वजह से सेंटेंस बहुत लेंदी हो जाता है, अननेसेसरी। दैट्स व्हाई इन जनरल इनका पैसिव जो होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। दैट इज नो पैसिव इज रिक्वायर्ड। चलिए इसके बाद देखते हैं 10th। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, जो एक्टिव पैसिव के होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस से होते हैं। सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद वर्ब्स विदाउट सब्जेक्ट एज द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। कोई अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है तो उसकी पहली बेसिक आइडिया जो होती है वो ये होती है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, इसलिए विदाउट सब्जेक्ट लिखा गया सेंटेंस होता है। ऐसा वाक्य जो वर्ब से स्टार्ट होता हो उसे कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है और जनरली इसका सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, जो क्या होता है? अंडरस्टूड होता है, इसीलिए उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ये ऐसे वाक्य होते हैं जो आज्ञा, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, इनमें से कोई भी एक बात बताने वाला जो सेंटेंस होगा, जिसमें कोई रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ऑर्डर, विनम्र निवेदन, आग्रह या किसी बात के लिए किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि ये कार्य आपको करना होगा, ये सारी बातें बताने वाले सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए वर्ब से स्टार्ट होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? नो सब्जेक्ट एक्टिव में, एज द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है इसलिए नो सब्जेक्ट होता है एक्टिव में। तो पैसिव बनाते समय इसका जनरल कंसीडरेशन हमेशा याद रखिएगा फॉर्मूले का, सबसे पहले लेट आएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट जो यहां है उठा करके यहां रख दिया जाएगा, फिर बीई लगाया जाएगा और मेन वर्ब जो ये वर्ब है यहां पर, इसका थर्ड फॉर्म रखा जाएगा और इसके बाद ध्यान रखिएगा बाई प्लस सब्जेक्ट, जिसे एजेंट भी कहते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एजेंट क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि जब सब्जेक्ट ही मौजूद नहीं है तो उसे बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में आखिरी में एजेंट के रूप में रखने की क्या आवश्यकता है, जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड है और उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करते हैं, एक्टिव और पैसिव। हेल्प दीज पीपल, दीज पीपल क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट हो गया है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है नहीं, वर्ब क्या है? हेल्प है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले लेट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट क्या था? दीज पीपल आ गया, फिर उसके बाद
बीई लगा और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो दैट इज लेट दीज पीपल बी हेल्प का हेल्प्ड, इसका पैसिव ऐसे बन गया। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक्टिव पैसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं वो इसी कैटेगरी से लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां पर 11 स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक्टिव प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर लिखा है, ये भी इंपेरेटिव का ही एक वेरिएशन होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, जिसमें विनम्र निवेदन या आग्रह किया गया हो या रिक्वेस्ट की गई हो, जिसको डिनोट करता है प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज करते समय पैसिव में सबसे पहले ध्यान रखेगा यू आर रिक्वेस्टेड होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता। हमेशा ध्यान रखिएगा फिक्स्ड फ्रेज होता है यू आर रिक्वेस्टेड, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद सेंटेंस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है इसको चेंज किया जाता है जब, तो उसमें टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है, दैट इज टू हेल्प। और उसके बाद जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज लिख दिया जाता है, जिसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका सेंटेंस का पैसिव बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है प्लीज या काइंडली में लेट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लेट का इस्तेमाल उन इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है जिसमें प्लीज और काइंडली का इस्तेमाल ना किया गया हो। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा वरना गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए प्लीज हेल्प दिस ओल्ड मैन, यू आर रिक्वेस्टेड फिक्स्ड हो गया। उसके बाद हेल्प का क्या हो गया, टू प्लस हेल्प, मतलब ये कौन सा हो गया, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद दिस ओल्ड मैन एज इट इज यहां पर लिख दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दिस ओल्ड मैन। नेक्स्ट में एक पॉइंट और देख लीजिए, नोट में जो लिखा हुआ है ये नोट वाला पॉइंट और देख लेते हैं। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड अगर लिखा जाए और फिर लिखा जाए टू हेल्प दिस ओल्ड मैन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिक्वेस्ट का मतलब या रिक्वेस्टेड का मतलब ही प्लीज या काइंडली की जगह पर ये यूज किया गया है, इसलिए अलग से प्लीज और काइंडली लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा वरना ये रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, काइंडली सबमिट योर वर्क ऑन टाइम। ऑन टाइम फ्रेज हो गया, एज इट इज आ गया। काइंडली की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड आ गया, काइंडली सबमिट योर वर्क की जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड आ गया। उसके बाद सबमिट का इन्फिनेटिव बनाया, दैट इज इन्फिनेटिव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सबमिट का क्या हो गया, टू सबमिट हो गया। योर वर्क ऑन टाइम ये एज इट इज लिख दिया गया क्योंकि ये फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट है जिसे हम एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। तो क्या बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट योर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं थर्ड। अब थर्ड वाले में देखिए क्या है, सेम वर्ब का यूज किया गया यहां, लेकिन अंतर देखिए यहां काइंडली का यूज किया गया था, यहां काइंडली का यूज नहीं किया गया है। जब ऐसा होता है तो बहुत बड़ा चेंज आता है, क्योंकि यहां काइंडली है यहां नहीं है। तो अब ये सेंटेंस जो है लेट से बनेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीई प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। अब क्योंकि यहां काइंडली प्लीज नहीं है इसलिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट ये आ गया, लेट द वर्क, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बी लगा, सबमिट का सबमिटेड हो गया और ऑन टाइम एज इट इज लास्ट में रख दिया गया, ठीक है। तो ध्यान दिया आपने, यहां पर भी सबमिट था, यहां पर भी सबमिट था, लेकिन यहां काइंडली की वजह से यू आर रिक्वेस्टेड के फॉर्मेट पे चला गया और यहां काइंडली के ना होने की वजह से लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज होकर के यहां पर यू आर रिक्वेस्टेड का फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। इसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं, देखिए क्या है, ब्रिंग मी माई फेवरेट बुक। अब यहां पर ब्रिंग मी माई फेवरेट बुक, तो माई फेवरेट बुक जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब यहां पर देखिए ब्रिंग मी लिखा हुआ है, तो यहां पर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीई प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है यूज नहीं किया गया है, गलत है। ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं इससे पैसिव बनाया गया, यू आर ऑर्डर्ड क्यों लिया गया, उसका कारण है, ध्यान रखिएगा। ब्रिंग एक ऐसा वर्ब है जिस वर्ब का इस्तेमाल सिर्फ ऑर्डर के लिए ही किया जाता है, इसीलिए जहां पर आपको ब्रिंग दिख जाए
हमेशा ध्यान रखिएगा ब्रिंग का मतलब ऑर्डर होता है, दैट इज यू आर ऑर्डर्ड, और ब्रिंग का क्या हो गया, टू ब्रिंग मी माई फेवरेट बुक, मी माई फेवरेट बुक, एज इट इज यहां से यहां तक आ गया, तो पैसिव क्या बना, यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग मी माई फेवरेट बुक। नेक्स्ट वाले में देखिए, फिफ्थ वाले में, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। अब देखिए मेडिसिन लेने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, और काइंडली प्लीज होता तो रिक्वेस्ट होती, जो कि है नहीं, तो फिर ऐसी कंडीशन में यू आर सजेस्टेड या यू आर एडवाइज, टेक का क्या हो गया, टू टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, योर मेडिसिन ऑन टाइम एज इट इज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, लेट मी डू दिस वर्क प्रॉपरली। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये लेट से बना हुआ एक्टिव सेंटेंस है। कभी कभी लेट से भी एक्टिव सेंटेंस बनता है तो उसका भी पैसिव बनता है, लेट मी डू दिस वर्क प्रॉपरली। अब देखिए लेट का इस्तेमाल किया गया है तो पैसिव भी लेट ही से बनेगा, लेट। अब यहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया, दिस वर्क ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, तो इसको इधर ले आए, लेट दिस वर्क बी प्लस वर्क के थर्ड फॉर्म, क्योंकि आप जानते हैं लेट से हमेशा बी प्लस वर्क के थर्ड फॉर्म बनता है। तो डू का क्या हो गया, डन, दैट इज लेट दिस वर्क बी डन। उसके बाद मी का क्या हो गया, बाय मी प्रॉपरली। इस तरह से इसका सेंटेंस का पैसिव बनेगा, ध्यान रखिएगा। लेट के आते ही ऑब्जेक्ट इधर आ गया, फिर बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहां जो लिखा हुआ लेट के तुरंत बाद था वो लास्ट में एजेंट के रूप में रख दिया गया। और एडवर्ब तो आप जानते ही हैं एलवाई वाले वर्ड्स होते हैं जो सबसे लास्ट में रखे जाते हैं, ठीक है। देखिए व्हेन लेट इज यूज्ड विद अस इट डिनोट्स सजेशन। हमेशा ध्यान रखिएगा लेट का इस्तेमाल जब सजेशन के लिए यूज होता है, लेट का यूज किया जाता है अस के साथ, तो ये परिस्थिति हमेशा सजेशन को बुलाती है। और जब सजेशन या एडवाइस की बात होती है, लेट के साथ अस का प्रयोग किया जाए, जैसे लेट अस वर्क टुगेदर, तो इसका पैसिव हमेशा इट इज सजेस्टेड होगा, जो फिक्स्ड होगा, इसे चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि ध्यान रखिएगा लेट अस है, लेट अस का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा पैसिव इट इज सजेस्टेड, फिर लगेगा दैट, फिर वी, अस का सब्जेक्टिव केस होता है तो वी लगेगा। और सजेशन एडवाइस के लिए कौन सा मॉडल वर्ब जिम्मेदार है, शुड, तो शुड का यूज किया जाएगा, वर्क टुगेदर। तो लेट अस वर्क टुगेदर का ये क्या पैसिव बना, दैट इज लेट अस वर्क टुगेदर का पैसिव बना, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर। ध्यान रखिएगा ये शुड का इस्तेमाल जो किया गया है, यहाँ इट इज सजेस्टेड का यूज जो किया गया है, ये अलग से ऐड किया गया है, और दैट का इस्तेमाल किया गया है, ये लेट अस वाले का पैसिव बनाते समय ही यूज होगा। अगर लेट का इस्तेमाल मी या हिम या हर के साथ होगा तो फिर उसका पैसिव लेट से ही बनेगा, फिर इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर, इस तरीके का पैसिव नहीं बना सकते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा लेट का पैसिव लेट से भी बनता है, और लेट का पैसिव इट इज सजेस्टेड दैट, और फिर आगे सब्जेक्ट और उसके बाद शुड लगा करके मॉडल वर्ब भी बनाया जा सकता है। बस अंतर यह है कि लेट के साथ अस आ रहा है या अस की जगह पर मी हिम हर देम में से कोई चीज आ रही है, ये अंतर ध्यान रखिएगा, ये इस पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसके बाद सम मोर एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट क्या कहता है, ही इज टू हेल्प अस, इसे कहते हैं पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं वो भी मौजूद होता है, तो इतने ही पार्ट का पैसिव बनेगा और इनका इंटरचेंज हो जाएगा। इसका क्या हो गया, वी है, सेंटेंस है इज है तो प्रेजेंट डेफिनेट है, तो प्रेजेंट डेफिनेट में इज एम आर की जगह पे आर का यूज किया जाएगा क्योंकि वी प्लूरल है। यू आर वी आर इस तरह बनेगा, तो अस का वी हो गया वी आर। उसके बाद टू हेल्प का क्या हो गया, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू हेल्प का टू बी हेल्प्ड, उसके बाद बाय, और उसके बाद ही का क्या हो गया, हिम। वी आर टू बी हेल्प्ड बाय हिम, ही इज टू हेल्प अस, वी आर टू बी हेल्प्ड बाय हिम, ये पैसिव बना, ध्यान रखिएगा, इसे पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव कहा जाता है। नेक्स्ट में देखिए, शी कॉल्ड मी हाफ एन आवर अगो, तो हाफ एन आवर अगो एज इट इज आ गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। आई अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज कॉल्ड बाय हर हाफ एन आवर अगो। ध्यान रखिएगा जितने भी सेंटेंस में हाफ एन आवर अगो, 2 आवर्स अगो ये सब लिखा होता है तो इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें सबसे लास्ट में रखा जाता है। थर्ड में देखिए, ही कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम, ऑन टाइम सबसे पहले लास्ट के लिए आ गया,
सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, टास्क इधर आ गया, द टास्क, पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज लगा, द टास्क वॉज कंप्लीटेड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय हिम ऑन टाइम। नेक्स्ट में देखिए फोर्थ में, ही गेव मी 100 रुपी नोट। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, 100 रुपी नोट को हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आसानी से नजर आ रहा है तो इसी का पैसिव बनाते हैं। मी का आई हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आई वॉज गिवन हो गया। व्हाट 100 रुपी नोट बाय हिम। ध्यान रखिएगा सेंटेंस कभी भी अगर ऐसा होता है तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी स्टेटमेंट में अगर किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट व्यक्ति के लिए हो और एक वस्तु के लिए हो तो पहली चॉइस हमेशा व्यक्ति वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए पैसिव बनाने की होती है। ठीक है, तो दैट इज ही गेव मी का आई वॉज गिवन क्या दिया गया, 100 रुपी नोट। लास्ट में किसके द्वारा दिया गया, दैट इज ही का बाय हिम। फिफ्थ में देखिए, व्हाई हैव यू कॉल्ड अस टुडे। टुडे सबसे लास्ट में आ गया, इसका कोई भूमिका नहीं है पैसिव बनाने में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। प्रश्नवाचक शब्द को नहीं बदल सकते इसलिए उसे एज इट इज रखा जाता है। अब देखिए अस का क्या हो गया, वी हो गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रहेगा। तो व्हाई हैव वी बीन कॉल्ड, क्योंकि सारे परफेक्ट टेंस में बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो व्हाई हैव वी बीन कॉल्ड बाय यू टुडे। इस तरह से इसका पैसिव बनेगा क्योंकि सब परफेक्ट में बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस मेन वर्ब और लास्ट में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके बाद। सिक्स सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, डिड ही कॉल्ड यू दिस टाइम। देखिए डिड का इस्तेमाल किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, प्लूरल है इसलिए वर आ गया, वर यू कॉल्ड, उसके बाद बाय हिम, ही का बाय हिम हो गया, और उसके बाद दिस टाइम एज इट इज रख दिया गया, इंट्रोगेटिव था और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था, पास्ट इंडेफिनिट, तो हेल्पिंग वर्ब से ही इसका पैसिव बनता है। बिल्कुल वैसे यहां भी देखिए हेल्पिंग वर्ब है, भले ही फ्यूचर टेंस क्यों ना हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का पैसिव हेल्पिंग वर्ब से बनता है। विल दे नॉट हेल्प अस विद मनी, तो देखिए विद मनी से कोई मतलब नहीं है, इसको लास्ट में रख दिया गया। विल यहां पर चेंज हुआ, क्यों, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जब इधर आया तो वी हो गया, और आप जानते हैं कि वी और आई के साथ क्या आता है, इन दोनों के साथ शेल आता है, तो ये विल की जगह किस में चेंज हो जाएगा, शेल में, क्योंकि आई और वी के साथ शेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। तो शेल वी नॉट बी हेल्प, देखिए बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता है तो दैट इज नॉट, फिर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, शेल वी नॉट बी हेल्प्ड बाय देम, दे का क्या हो गया, देम विद मनी। इस तरह से इसका पैसिव बना, इंट्रोगेटिव था तो इंट्रोगेटिव ही बनना था। नेक्स्ट में देखिए प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द आ गया, हैव दीज पीपल नॉट डन दिस टास्क। दिस टास्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर सब्जेक्ट है दीज पीपल। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव नॉट डन निगेटिव है, वाई सबसे पहले आ गया, अब इंट्रोगेटिव है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन सेंटेंस में दिस टास्क ये है और ये है सिंगुलर तो हैज आ गया। व्हाई हैज दिस टास्क नॉट बीन डन, ध्यान रखिएगा नॉट की पोजीशन यहां भी बी के पहले थी और यहां बीन के पहले नॉट की पोजीशन होती है, ये याद रखिएगा, इसमें लोग गलती करते हैं। व्हाई हैज दिस टास्क नॉट बीन डन बाय दीज पीपल, और उसके बाद फिर सेंटेंस में जो है और कोई सेंटेंस में एडवर्ब आया नहीं था, इसलिए सेंटेंस यहीं पर खत्म हो जाता है बाय दीज पीपल पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नोट। हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का जब पैसिव बनता है तो हुम से बनता है जनरली, दैट इज हु रोट द रामायण। तो देखिए सेंटेंस में यहां पर हु का चेंज बाय हुम में हो गया। अब रोट, राइट, रोट, रिटन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते में वॉज लगता है, सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा, बाय हुम वॉज, फिर द रामायण ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया गया है, बिल्कुल ऐसे चेंज हो जाता है, दैट इज हु रोट द रामायण, बाय हुम वॉज द रामायण, और राइट, रोट, रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्रश्नवाचक तो है तो प्रश्नवाचक ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा हु का हुम चेंज करके बिल्कुल इस तरह से पैसिव बनता है, बाकी सब चीजें सेम होती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 10th क्या कह रहा है, दे हैड डन द जॉब प्रॉपरली। तो यहां सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, द जॉब हैड बीन डन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में,
बाय देम प्रॉपरली। ठीक है, इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो गया। अब देखिए स्पेशल केस, सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आया होता है, उसमें क्या करना है, यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल इस बात को प्रूव करने के लिए आपके सामने हैं। देखिए, ही टॉट मी इंग्लिश, यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कभी कभी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, ध्यान रखिएगा इंसानों के लिए जो कहेगा वो इनडायरेक्ट होगा और जो वस्तुओं के लिए कहेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस में सबसे आसान तो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए पैसिव बनाया जाए तो आसानी से बनता है। सबसे पहले तो वही ट्राई करते हैं। मी का आई हो गया, पास्ट इंडेफिनिट वॉज हो गया, आई वॉज टॉट, क्या टॉट किया गया, इंग्लिश, उसके बाद बाय हिम, एक पैसिव तो ये बन गया, बिल्कुल सही। दूसरा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए भी यूज किया जा सकता है, इंग्लिश, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वॉज टॉट। लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश वॉज टॉट, उसके बाद जो सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको रखना पड़ेगा और उसके पहले क्या ऐड हो जाएगा, एड प्रीपोजिशन टू। ध्यान रखिएगा टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, वो उसके पहले ऐड करना पड़ेगा। टू प्रीपोजिशन हमेशा पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश वॉज टॉट टू मी किसके द्वारा टॉट की गई है, उसके द्वारा। इंग्लिश वॉज टॉट टू मी किससे टॉट की गई, मुझे, किसके द्वारा, उसके द्वारा। टू मी बाय हिम, ध्यान रखिएगा पहले हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रखना पड़ेगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के सबसे लास्ट में रखा जाएगा। तो इंग्लिश वॉज टॉट टू मी बाय हिम, दोनों ही तरीके के पैसिव वैलिड होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, इसीलिए ऑप्शन में हमेशा दोनों में से कोई एक दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद 12th में, वाई डिड यू नॉट डू इट प्रॉपरली, प्रॉपरली लास्ट में आ गया, वाई प्रश्नवाचक शब्द, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, सिंगुलर था इसलिए वॉज, वाई वॉज इट नॉट डन, नॉट आ गया, निगेटिव है, डू डिड डन थर्ड फॉर्म, दैट इज डिड का डन हो गया, बाय यू प्रॉपरली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा कैसे पैसिव बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, इंपेरेटिव है, अगेन इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो लेट से बनेगा स्पीक द ट्रुथ है, तो लेट द ट्रुथ, फिर बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी स्पीक स्पोक स्पोकन, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या बन गया, लेट द ट्रुथ बी स्पोकन। ठीक है, इंपेरेटिव का पैसिव। ठीक, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ये बात का ध्यान रखिएगा कि जब 2 ऑब्जेक्ट का हो तो दोनों ही ऑब्जेक्ट को एक एक करके सब्जेक्ट लेते हुए पैसिव बनाया जा सकता है एक्टिव से। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली क्या होती है कि किसी भी सेंटेंस में आसान हमेशा इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट लेते हुए बनाया गया पैसिव आसान होता है, और डायरेक्ट को जब सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो प्रीपोजिशन टू ऐड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वरना सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। वो टू प्रीपोजिशन चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक्चुअल पेपर्स में 4 से 5 ऑप्शन जब दिए जाते हैं तो वहां पर जनरली क्या होता है कि हम यही टू वाला पॉइंट जो है मिस आउट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम गलत करते हैं और ऑप्शन गलत वाला जो है क्लिक या हम टिक मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सिंपल सी बात याद रखिएगा, हमेशा इनडायरेक्ट का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आसान होगा, डायरेक्ट का थोड़ा मुश्किल, क्योंकि उसमें टू प्रीपोजिशन का ऐड होना कंपलसरी होता है। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहे, आप लोगों को समझ में आया हो। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड टेक केयर।